2024 में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ दल कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं तो कुछ दल कांग्रेस को जरूरी बता रहे हैं। उन्हीं में से एक है सपा की सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जिन्होंने 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता की वकालत की है। नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कुछ ना कुछ एक स्थिति बनाएंगे। प्रीपोल हो या पोस्ट पोल हो, प्रीपोल हो तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर मुद्दों पे आप एक मत बनाकर जनता के सामने जाते हैं। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता पर आए जयंत चौधरी के इस बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है। देखिए, सही समय पर सब एक हो। हालांकि जयंत की सहयोगी सपा ने भी कहा है कि 2024 के लिए सभी दल एक साथ हैं, लेकिन यूपी में कौन किसके साथ होगा ये सभी दलों के शीर्ष नेता तय करेंगे। देखिए, विपक्ष एक साथ है, एकजुट है, और कौन साथ में रहेगा, चुनाव में क्या होगा, ये हमारे बड़े नेताओं के फैसले हैं। जो हमारे बड़े नेता फैसला लेंगे उसी के अकॉर्डिंग सब काम किया। चौधरी विपक्षी एकता को किस तरीके से देखते हैं? जो उन्होंने बयान, विपक्षी एकता थी, सारा विपक्ष यहाँ मौजूद था। लेकिन विपक्षी एकजुटता की कवायद पर भाजपा ने फिर से चुटकी लेते हुए कहा है कि विपक्ष के सभी दलों में एक राय होना असंभव है। दरअसल कांग्रेस, वाम दल, सपा, बसपा समेत तमाम विपक्षी दल 2024 में भाजपा के खिलाफ लामबंद होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा विपक्ष किसकी अगुवाई में लड़ेगा इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इसलिए भाजपा एकजुटता के मुद्दे पर लगातार विपक्ष पर हमलावर रहती है। भ्रष्टाचार से बचने के लिए, घोटालों से बचने के लिए, देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए ये इस प्रकार के गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन का कोई भविष्य न था और न है। यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस और बसपा हुए नाकाम गठबंधन के बाद किसी भी राजनीतिक प्रयोग से इनकार कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ लामबंदी के लिए देश भर में अभियान छेड़े हुए हैं। कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और हालांकि जो अखिलेश यादव 2024 में विपक्ष के तमाम दलों को साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव के सुभासपा और महान दल जैसे क्षेत्रीय दल सपा से छिटक कर विपक्षी एकता की हवा पहले ही निकाल चुके हैं। 2024 में भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव ने जो एकजुटता अभियान चला रखा है, उसकी हवा अखिलेश के ही पुराने साथी ओपी राजभर ने निकाल दी। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि 2022 में सुभासपा की बदौलत ही अखिलेश यादव को पूर्वांचल में सफलता हासिल हुई थी, लेकिन 2024 में अब सुभासपा ही पूर्वांचल में सपा को तीसरे नंबर की पार्टी बनाएगी। आजमगढ़ में शायद बाई इलेक्शन में मैं नहीं रहा होता तो कहाँ होते, तीसरे नंबर पर होते ना। वही हाल होगा आजमगढ़ में, दोनों सीट पर देख लीजिएगा, पूरी ताकत लगा लें लोग। ओम प्रकाश राजभर ने मायावती और अखिलेश यादव पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा और बसपा पिछड़ों और दलितों की असल विरोधी पार्टियां हैं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितना देश में फैक्ट्री लगाई, जितना नौकरियां दी कांग्रेस पार्टी ने, उतना कोई पार्टी आज तक काम न की है, न कर पाएगी। गोरखपुर लिंक मार्ग एक्सप्रेसवे, योगी जी, अब इसको कहिए तो लोग कहते हैं कि तो सबकी तारीफें करते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस को लेकर बदले बदले सुर और दूसरी तरफ यूपी सरकार की तारीफ करके राजभर ने इशारा कर दिया है कि उन्होंने हर राजनीतिक विकल्प खुला रखा है। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, अमेठी पर राहुल क्या फैसला लेंगे, क्या दोनों सीटें गांधी परिवार अपने पास ही रखेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दोनों सीटों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये दोनों सीटों की उम्मीदवारी गांधी परिवार अपने पास ही रखने वाली है। राहुल गांधी का अमेठी से उतरना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में रायबरेली सीट से लगातार 5 बार सांसद सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट के संकेत दे दिए थे। ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतार सकती है। यूपी में कांग्रेस की पस्त हालत किसी गठबंधन के लिए फायदे की जगह बोझ ही साबित हो रही है, इसलिए अखिलेश यादव ने भी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। 2004 के बाद आज तक समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कांग्रेस है कहीं क्या उत्तर प्रदेश में? अगर हो तो प्रदर्शन करेगी ना। कांग्रेस को धरातल पे जाके बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ता को खड़ा करना चाहिए। भाजपा ने भी कांग्रेस के 2024 वाले प्लान पर तंज कसा है। कांग्रेस जनाधार खो चुकी है और खासकर उत्तर प्रदेश में उसका कुछ बचा नहीं है, तो उसी जनाधार को पुनः पाने के लिए छटपटा रही है।
1977 के बाद यूपी में कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में है। ऐसे में गांधी परिवार के लिए रायबरेली और अमेठी जैसी दूसरी सीट इतनी सुरक्षित शायद ही कोई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक बार फिर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से यूपी में 2014 और 2019 जैसा प्रदर्शन दोहराने के लिए भाजपा ने एक बार फिर से जमीन पर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत भाजपा ने एक बार फिर से बूथ को मजबूत करने की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए जल्द ही 1,61,000 बूथ का गठन होगा और हर बूथ के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसमें बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई और इससे लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। परिवार ने कातिलों के एनकाउंटर करने की मांग की, क्योंकि हत्याकांड के 18 दिन बीत गए हैं और पुलिस फरार आरोपियों को अभी तक पकड़ नहीं पाई। उमेश पाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की। परिवार के लोग मुख्यमंत्री से मिल करके उनसे अपना दर्द बयान करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं और परिवार क्या कुछ चाहता है इस बारे में उन्हें जानकारी देना चाहते हैं। उधर हत्या के बाद से पीड़ित परिवार के सदस्य अब भी दहशत में हैं। यहाँ तक कि परिवार के बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। प्रशासन से फिर एक बार गुजारिश करूंगी कि जो है उनको छोड़े ना, उन्हें ख़त्म कर दे। और जो बाबा ने कहा है कि मट्टी मिला देंगे, उनको वाकई में पूरा खानदान उनका मट्टी मिल जाए। यही नहीं, पीड़ित परिवार की माने तो माफिया अतीक अहमद के लोग कह रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, उसके पार्टी के आदमी हंस रहे हैं, कह रहे चिल्लाती रहे सब गोलमाल हो जाएगा। हालांकि फरार आरोपियों की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन हत्याकांड के 2 हफ्ते से अधिक दिन बीत जाने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिससे अब पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से फिर मिलने की मांग की है। उमेश पाल हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत गुनाहों की नई कहानी सामने आती जा रही। इस हत्याकांड से एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जुड़ रहा है, जिसका सदस्य अतीक अहमद का बेटा असद था। शेरे अतीक नाम के ग्रुप के सदस्य वही अपराधी थे जिन्होंने उमेश पाल की सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक इस व्हाट्सएप ग्रुप में 14 जिलों के 56 मेंबर शामिल थे। हत्या से ठीक 2 घंटे पहले ग्रुप से लेफ्ट हो गया था असद। असद के ग्रुप छोड़ते ही बाकी लोगों ने भी ग्रुप लेफ्ट किया। फिलहाल इस ग्रुप में 3 लोगों के अलावा सभी ने छोड़ दिया है। एसटीएफ ने ग्रुप में एक्टिव रहने वाले 2 युवकों को कौशाम्बी से पकड़ा है, जिनसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की गई हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद का बेटा असद ही इस ग्रुप का एडमिन था। शेर अतीक के नाम से बने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर 14 जिलों के 56 लोग जुड़कर आपस में मैसेज शेयर करते थे। खबरों के मुताबिक ग्रुप से जुड़े लोग आपस में चैटिंग तो करते ही थे, वीडियो कॉल पर भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन साझा करते थे। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस ग्रुप का उमेश पाल शूटआउट केस से कोई संबंध तो नहीं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार अतीक के बेटे असद की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की लगातार छापेमारी जारी है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक असद के नेपाल में होने की खबर है, जिसके बाद यूपी पुलिस की एक टीम नेपाल पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की 2 टीमें पिछले 2 दिनों से नेपाल में डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि असद के बहराइच बॉर्डर से नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें एक टीम काठमांडू में है तो दूसरी पोखरा और आसपास की जगहों पर तलाशी कर रही है। उधर नेपाल के अलावा जांच एजेंसियां भूटान में भी असद को तलाशने की तैयारी कर रही हैं। यूपी पुलिस की 2 टीम इन दिनों नेपाल के काठमांडू और पोखरा में मौजूद है। पुलिस अफसरों को शक है कि प्रयागराज से भागने के बाद असद अहमद पुलिस से बचने के लिए नेपाल के इन्हीं में से किसी इलाके में छिपा हो सकता है। उधर वारदात के बाद से फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने बचाव के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शाइस्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसमें शाइस्ता ने खुद को बेगुनाह बताया। शाइस्ता ने कहा कि उनके परिवार को सियासी वजहों से फंसाया गया। हत्या के बाद से मां शाइस्ता और बेटा असद समेत 7 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस ने अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और उत्तराखंड में छापेमारी की है। उत्तराखंड में बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। एक तरफ सत्र की शुरुआत हो रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सदन के बाहर हंगामा करने में लगे हुए थे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ ही सोमवार से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ सदन के बाहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परीक्षाओं में धांधली, महंगाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के विधायक
विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हैं। दिवाली खाल में विधानसभा कूच करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारे ऐसे मुद्दे हैं, SSSC घोटाला, पटवारी पेपर लीक, ये सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार पूरी तरह फेल है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। 15 मार्च को पहाड़ का बजट पेश होना है, लेकिन सदन के पहले दिन कार्रवाई में हुई कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। ऐसे में तय है कि कांग्रेस का प्रहार बदलते दिन के साथ और आक्रामक होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने उनकी सरकार को विपक्ष के हमले से बचाने की चुनौती है। उन्हें रोजगार, भर्ती घोटाला और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बल्कि विपक्षी हमलों का नाकाम करने का दबाव भी उन पर रहेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।